स्टेटन आइलैंड में हाई स्कूल की छात्रा वीनस अपना ईमेल चेक करती है और पाती है कि उसे कैलार्ड्स में फोटोग्राफी के लिए स्वीकार कर लिया गया है। वह एक उत्तर टाइप करना शुरू करती है लेकिन हिचकिचाती है। यह नहीं जानती कि स्वीकार करना है या नहीं क्योंकि वह अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। उसी वक्त एक नोटिफिकेशन उसे दिखाता है कि उसके क्रश जेपी ने उसे एक फोटो में टैग किया है जो उसने ली थी, तो वह उसे लाइक कर देती है। फिर वीनस को उसकी दोस्त सिडनी से वीडियो कॉल आता है और वे विभिन्न विषयों पर बात करते हैं। सिडनी एक नए ऑनलाइन गेम को बताती है जिसे निरफ कहा जाता है, जो सबको बहुत पसंद है। वीनस इसके बारे में एक वीडियो चेक करती है और एक रोबोटिक आवाज बताती है कि लोगों को पेमेंट पाने के लिए अजीब चैलेंज पूरे करने पड़ते हैं। साइन अप करते समय यूजर्स चुन सकते हैं कि वे गुमनाम वॉचर बनना चाहते हैं या प्लेयर। सिडनी को यह पसंद है लेकिन वीनस को यह संदिग्ध लगता है। इसके बाद वीनस रसोई में जाती है और अपनी मां नैन्सी से कॉलेज के बारे में चर्चा करती है, जिन्हें नहीं पता कि वीनस ने कैलार्ड्स में आवेदन किया है। वह सोचती है कि उसकी बेटी स्टेटन आइलैंड में पढ़ाई करेगी और वे अभी भी साथ रह सकते हैं। वीनस अपने मृत भाई के कमरे को किराए पर लेने का सुझाव देती है लेकिन नैन्सी मना कर देती है, अभी भी उस नुकसान से उबर नहीं पाई है। बाद में वीनस छात्रों के फुटबॉल मैच में स्कूल अखबार के लिए फोटो खींचने जाती है। सिडनी किसी से कहती है कि वह नर्व के लिए उसकी फिल्म बनाए, फिर अपने चीयरलीडर साथियों से मिलने जाती है। स्क्वाड सामान्य रूटीन शुरू करती है लेकिन अंत में सिडनी सभी को चौंका देती है जब वह अपना नग्न पिछला हिस्सा दिखाती है। पता चलता है कि यह गेम की एक हिम्मत वाला काम था और उसे इसके लिए पैसे दिए गए हैं। जल्द ही देश भर के किशोर कुछ पैसे जीतने के लिए बहुत बेवकूफी भरी चीजें कर रहे हैं, जैसे कुत्ते का खाना खाना, स्केटिंग करते समय पुलिस कार को पकड़ना और चट्टान से कूदना। जब कोई व्यक्ति खिलाड़ी के रूप में शामिल होता है तो खेल उनके सभी डेटा को लेता है और तदनुसार चुनौतियों को अनुकूलित करता है। जो लोग दर्शक के रूप में साइन अप करते हैं वे वीडियो देखने और यह जानने के लिए प्रतियोगिता का अनुसरण करने के लिए भुगतान करते हैं कि कौन फाइनल तक पहुंचेगा। दर्शक भी साहसिक कार्यों के लिए विचार प्रदान कर सकते हैं और खिलाड़ियों को फिल्माने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मैच के बाद वीनस और उसके दोस्त एक फास्ट फूड रेस्तरां में जाते हैं और खेल के नैतिक मूल्यों पर बहस छिड़ जाती है। सिडनी इस मौके का फायदा उठाकर इंगित करती है कि वीनस कभी अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर नहीं निकलती, इसलिए वह असल जिंदगी में केवल एक दर्शक है। जब वीनस विरोध करती है तो सिडनी उसे जेपी से बाहर जाने के लिए कहती है। वीनस मना कर देती है, इसलिए सिडनी जेपी को बताने जाती है कि वीनस उसे पसंद करती है। दुर्भाग्य से जेपी बताता है कि वीनस उसकी प्रकार की नहीं है, इसलिए दिल टूटी वीनस रेस्तरां से बाहर निकल जाती है। वह अपनी साइकिल पर चिल्लाती है और अपने दोस्तों के संदेशों से और भी गुस्सा हो जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो वह इतनी बेताब होती है कि साबित कर सके कि वह इससे बेहतर है और एक खिलाड़ी के रूप में नर्व पर साइन अप करने का फैसला करती है। रोबोटिक आवाज नियमों के बारे में बताना शुरू करती है। सबसे अधिक दर्शकों वाले 2 खिलाड़ी फिनाले में जाते हैं। सभी चुनौतियों को स्वीकृत करने के लिए फिल्माया जाना चाहिए। यदि कोई खिलाड़ी असफल होता है या छोड़ देता है तो उसे हटा दिया जाएगा और चुप रहने वालों को चोट पहुंचती है। इसके बाद गेम उससे उसकी फिंगरप्रिंट मांगता है और इंटरनेट से उसकी सारी निजी जानकारी का उपयोग करके उसका प्रोफाइल खुद ही बना देता है, उसके पसंदीदा किताबों से लेकर बैंक अकाउंट की जानकारी तक। पहली हिम्मत जो उसे मिलती है वह है एक डायनर में अजनबी को $100 के लिए चुमना, इसलिए वीनस अपने दोस्त टॉमी को उसे सवारी देने के लिए बुलाती है। टॉमी उसे चेतावनी देता है कि कुछ बच्चों की मौत नर्व के कारण हुई थी, लेकिन वीनस इसे नहीं मानती क्योंकि इससे खेल बंद हो जाता। डार्क वेब के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए टॉमी बताता है कि गेम को रोका नहीं जा सकता क्योंकि जो कोई भी लॉग इन करता है वह एक नया सर्वर बन जाता है। रेस्तरां में वीनस को किसी व्यक्ति को चुनने में बहुत समय लगता है और उसका फोन उसे याद दिलाता है कि उसके पास समय सीमा है। अंत में वह इयान नाम के एक व्यक्ति को चुनती है क्योंकि वह उसकी पसंदीदा किताब पढ़ रहा है। वीनस किताब के बारे में बात करना शुरू करती है ताकि इयान का ध्यान आकर्षित कर सके और अचानक उसे चूमते हुए खुद को रोक देती है, जबकि टॉमी उसकी रिकॉर्डिंग करता है। वह अपने दिमाग में सेकंड गिनती है और जैसे ही यह समाप्त हो जाता है वह टॉमी के पास जाकर पुष्टि करती है कि उसे पैसे मिल गए। फिर रेस्तरां में संगीत बजने लगता है और इयान वीनस को देखते हुए सीटों पर नाचते हुए गाता है। वह सोचती है कि वह उसके लिए गा रहा है, लेकिन टॉमी स्पष्ट करता है कि यह भी एक हिम्मत है। इयान सफलतापूर्वक अपना पैसा प्राप्त करता है और जब वह कर लेता है तो जोड़ी के साथ बैठता है, समझाता है कि किसी ने उसे हिम्मत के हिस्से के रूप में किताब दी थी। उसी समय इयान और वीनस दोनों को एक नया संदेश मिलता है जिसमें उन्हें $200 के लिए एक साथ शहर जाने का साहस दिया जाता है। वीनस इसे ठुकरा देती है, कहती है कि वह केवल एक बार मजे के लिए करना चाहती थी और टॉमी उसकी प्रतिक्रिया का समर्थन करता है। इयान संकेत देता है कि वीनस चीजें इसलिए करती है क्योंकि उसके दोस्त उसे बताते हैं और चला जाता है। इयान पार्किंग लॉट में जाता है और उसे चेतावनी देता है कि वह डेयरडेविल प्रकार की नहीं है, लेकिन वह चाहता है कि वह वैसे भी साथ आए। दोनों इयान की बाइक पर बैठते हैं और शहर पहुंचने के लिए पुल पार करते हैं और इस पूरे वाक्य को रिकॉर्ड करते हैं। इस बीच सिडनी दोस्तों के साथ घूम रही है और एक और साहसिक कार्य कर रही है जिसमें एक ऐप का उपयोग करके लोगों पर पादने का नाटक करना शामिल है। इसे लेकर उसे बहुत सारे फैंस मिल रहे हैं, लेकिन उसका मूड थोड़ा गिर जाता है जब वह देखती है कि वीनस ने भी खेल में भाग लिया है और जल्दी से दर्शक भी बटोर रही है। जब सवारी खत्म हो जाती है वीनस और इयान अलग अलग रास्ते पर अपने नए डेयर को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। उसका अगला चैलेंज एक बहुत ही फैशनेबल स्टोर से एक ड्रेस ट्राई करना है। जैसे ही वह स्टोर में प्रवेश करती है नैन्सी को सूचनाएं मिलती हैं क्योंकि उनके संयुक्त बैंक खाते में वीनस के नाम से पैसे आ रहे हैं। वह अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वीनस उसे अनदेखा करती है और कपड़े ढूंढ लेती है। वह लगभग मैनिक्विन से उतार लेती है, लेकिन एक क्लर्क आ जाता है और उसे दूसरी कॉपी दे देता है। वीनस जल्दी से चेंजिंग रूम में जाती है और अपने आप को रिकॉर्ड करती है जब वह अपनी ड्रेस पहन रही होती है। बस समय पर चैलेंज जीत जाती है। फिर वह आईने में देखती है जो उसे पसंद आता है। उसी समय उसे इयान द्वारा पाया जाता है, जिसे कपड़े आजमाने की हिम्मत भी मिली थी। जब वो अपने प्रशंसकों के लिए उसका वीडियो लेता है, टॉमी अभी भी वीणा की सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उस पर नजर रखने के लिए एक वॉचर के रूप में नर्व में साइन अप करता है। इयान और वीनस अपने आउटफिट को जूतों के साथ पूरा करते हुए मजे करने का फैसला करते हैं और जब वे विचलित होते हैं खिलाड़ी टाई उनके कपड़े चेंजिंग रूम से चुरा लेता है एक और चैलेंज के लिए। जल्द ही वीनस और इयान नोटिस करते हैं कि उनके कपड़े गायब हो गए हैं और उसी समय उन्हें $2500 की हिम्मत मिलती है कि वे स्टोर छोड़ दें। ये कपड़े उनके बजट के लिए बहुत महंगे हैं, इसलिए इसके बजाय वे उन्हें छोड़ने और अपने अंडरवियर में घूमने का फैसला करते हैं। शुरू में कोई उन्हें नहीं देखता, लेकिन अंततः वे पकड़े जाते हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं होता लेकिन बाहर निकलने के लिए दौड़ना पड़ता है जबकि हर कोई देख रहा होता है।
इससे उन्हें बहुत सारे प्रशंसक मिलते हैं। इयान की साइकिल पर उन्हें फैंसी कपड़े और रसीदों वाला एक बैग मिलता है, इसलिए वे अपने दर्शकों में से एक के धन्यवाद के बिना उन्हें बिना किसी अपराध बोध के रख सकते हैं। जब वे अपने अगले चैलेंज के स्थान पर जा रहे होते हैं, सिडनी टॉमी को वीनस के इरादों के बारे में पूछने के लिए कॉल करती है और घबरा जाती है जब वह देखती है कि वीनस अब टॉप 10 में है। कुछ ही समय बाद इयान और वीनस एक टैटू पार्लर में पहुंचते हैं, जहां वीनस को ऐसा टैटू बनवाना है जिसे इयान ने उसके लिए चुना है। वह विभिन्न डिजाइनों को देखता है और कुछ भी पसंद नहीं करता है, इसलिए वह स्वयं इसे डिजाइन करता है और टैटू कलाकार से इसे ठीक करने के लिए कहता है। वीनस कुर्सी पर बैठ जाती है और जब वह सुई के नीचे पीड़ित होती है तो उसके अनुयायी की संख्या बढ़ती रहती है। दर्द से ध्यान हटाने के लिए इयान उसे एक गाना बजाता है जो उसे पसंद है और उसके मृत भाई की कहानी सुनता है। टैटू पूरा होने के बाद वीनस इसे आईने में देखती है और अपने पसंदीदा किताब के नाम की तरह एक लाइट हाउस पाकर सुखद आश्चर्यचकित होती है। इस बीच एक पार्टी में सिडनी देखती है कि वीनस को लगातार प्रशंसक मिल रहे हैं और उसकी ईर्ष्या बढ़ती जा रही है। टॉमी ये सब देख रहा है और अंत में अपना धैर्य खो देता है, इसलिए वह इयान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक हैकर दोस्त को बुलाता है, क्योंकि वह किसी भी सार्वजनिक साइट पर नहीं दिखता है। उसका दोस्त उसे डार्क वेब का एक्सेस पास की भेजता है और उसे पता चलता है कि इयान ने पहले गेम खेला था। वास्तव में वह एक घटना में शामिल था जिसने एक खिलाड़ी की जान ले ली थी। परेशान होकर टॉमी वीनस को चेतावनी देने के लिए फोन करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। इयान और वीनस की बात करें तो उन्हें एक नया चैलेंज मिलता है, जिसमें इयान को 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से न्यूयॉर्क सिटी में आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक चलानी है और वीनस को उसे सही दिशा देनी है $10,000 के लिए। वीनस मना कर देती है, लेकिन उसी समय ताई उसकी कार डीकल के साथ तस्वीर खींचने के लिए रुक जाता है। उसके जाने के बाद इयान वीनस को चुनौती करने के लिए मना लेता है। स्वीकार करें, पार्टी में एक लड़की इसे टीवी पर लगा देती है ताकि हर कोई देख सके। इयान अपने हेलमेट पर स्टिकर लगाता है और वे तब रवाना होते हैं जब वीनस पुष्टि करती है कि लाइट हरी है। ड्राइविंग काफी अजीब है और वे दूसरी कार के बहुत करीब आ जाते हैं, इसलिए वीनस को नियंत्रण हासिल करने के लिए उन्हें धक्का देना पड़ता है। अपने शरीर के खिलाफ झुकाव और शब्दों के मिश्रण के साथ वीनस उसे सड़कों के माध्यम से मार्गदर्शन करती है, जैसे इयान तेजी से और तेजी से जाता है। वे लगभग लाल बत्ती से टकरा गए थे, लेकिन वीनस ने इयान को तेजी से चलाने के लिए कहा और वे समय पर पार कर गए। सुरंग से गुजरने के बाद वे अंततः उलटी गिनती समाप्त करते हैं और इयान अपनी दृष्टि साफ करता है ताकि वह सही बाइक को रोक सके, इससे पहले कि वह गेट से टकराए। बाद में दोनों एक चुंबन के साथ जश्न मनाते हैं। पार्टी में सिडनी बेहद ईर्ष्यालु हो जाती है और अपने दर्शकों से उसे बेहतर हिम्मत देने के लिए कहती है। उसी समय उसे टाई मिल जाती है जो टीम बनाने के लिए कहती है। सिडनी उसे मना कर देती है और टाई उसे अपना नंबर देने से पहले चला जाता है। इसी दौरान नैन्सी टॉमी को कॉल करती है। ये जानना चाहती है कि क्या उसका अकाउंट हैक किया जा रहा है, क्योंकि उसे गुमनाम टिपर्स से पैसे मिलते रहते हैं। टॉमी एक कहानी बनाता है कि वीनस ऑनलाइन पोकर खेल रही थी और इससे अच्छी कमाई हो रही थी ताकि नैन्सी उन्हें परेशान न करे। दोनों वापस वे अपने पारिवारिक परिस्थितियों पर बंधन के दौरान एक कैरोसेल पर मजा करते हैं। ये रिकॉर्ड किया जा रहा है और एक ईर्ष्यालु सिडनी वीनस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे उठाती नहीं है। इयान उससे पूछता है कि क्यों और वीनस समझाने लगती है कि सिडनी हमेशा उसे नीचा दिखाती है और अपनी असुरक्षाओं को बेहतर महसूस करने के लिए उसका उपयोग करती है। यह सिडनी को सभी के सामने शर्मिंदा कर देता है और अब उसके दर्शक उसके लिए एक खतरनाक चुनौती सोचने के लिए एकजुट हो रहे हैं। पार्टी में दो लोग एक सीढ़ी लेकर आते हैं और सिडनी को एक नई चुनौती मिलती है। उसे सीढ़ी का उपयोग करके एक इमारत से दूसरी इमारत तक चलना होगा। वह नशे में है और चक्कर आ रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करने का फैसला करती है। सिडनी पहले कुछ कदम उठाती है और अपने हाथों और घुटनों के बल गिर जाती है ताकि यह आसान हो सके, जबकि बाकी सभी लोग फिल्म बना रहे हैं। हालांकि उसे डेयर्ड अकाउंट के लिए फिल्मांकन करना होता है, इसलिए वह फिर से खड़ी होती है और अपना फोन अपनी जेब से निकालती है। हर कोई सलाह चिल्लाता रहता है और यह उसे और अधिक घबरा देता है, जिससे वह गलती से फोन को जमीन पर गिरा देती है। फिर वे तुरंत घोषणा करता है कि सिडनी ने हिम्मत हार मान ली और वह खेल से बाहर है। पूरे देश में लोग भी बहुत ही खतरनाक हिम्मत में असफल हो रहे हैं, जैसे कि ट्रेन प्लेटफार्मों पर कूदने में असफल होना और आग में फंस जाना। ताई ट्रेन की पटरियों पर आ जाता है और बीच में स्थिर रहता है, ट्रेन के उसके ऊपर से गुजरने देने के बिना उसे चोट पहुंचे। उसका साहस पूरा हो गया है और अब वह पहले स्थान पर है। जैसे जैसे अधिक लोग असफल होते हैं, केवल कुछ खिलाड़ी ही बचे हैं। जल्द ही इयान और वीनस पार्टी में पहुंचते हैं और उन्हें मशहूर हस्तियों की तरह स्वागत किया जाता है। जब वीनस सुनती है कि सिडनी हार गई है, तो वह उसकी जांच करने जाती है और उसे जेपी के साथ शरारत करते हुए पाती है। यह एक तर्क को ट्रिगर करता है, क्योंकि दोनों लड़कियां एक दूसरे को उनके विश्वासघात के लिए अपमानित करती हैं। सिडनी यहाँ तक कि वीनस के मृत भाई पर भी तंज कसती है, जो सीमा पार करता है। उस क्षण वीनस को एक चुनौती मिलती है, जिसमें उसे सिडनी की असफल चुनौती को $15,000 के लिए पूरा करना होता है। बदले की भावना से भरी वीनस तुरंत स्वीकार कर लेती है और आगे बढ़ जाती है। वीनस सिडनी की तुलना में कम बेवकूफ है और केवल कुछ विरामों की आवश्यकता के साथ वह तेजी से सीढ़ी पर चलती है और पड़ोसी इमारत तक पहुंचती है। जैसे ही हर कोई जश्न मना रहा है, नर्व घोषणा करता है कि वीनस पहले स्थान पर है। इसके बाद टॉमी उसे ढूंढता है और उसे बताता है कि उसके और सिडनी के बीच की लड़ाई को इयान ने मंचित किया है, क्योंकि यह उसकी हिम्मत है। लड़ाई खत्म करो जिज्ञासु। वीनस पार्टी से बाहर निकलती है और इयान उसका पीछा करता है। लोग उन्हें रिकॉर्ड करते रहते हैं, इसलिए इयान उसे लिफ्ट में घसीटता है और समझाता है कि यह जितना दिखता है उससे अधिक जटिल है, लेकिन वह उसे बाद में बता सकता है। वीनस उस पर विश्वास नहीं करती और जोखिमों से थक चुकी है, इसलिए वह इमारत से बाहर निकलती है और एक पुलिसकर्मी को खेल समझाने के लिए ढूंढती है। अधिकारी को यह नहीं दिखता कि कौन सा अपराध हो रहा है और पास के दर्शक उसे मुखबिर कहने लगते हैं। उसी समय नैन्सी को पता चलता है कि उसका बैंक खाता खाली हो गया है। वह वीनस को फोन करती है, जो घबरा रही होती है क्योंकि इयान अपनी बाइक से अभी अभी निकला है। उसी क्षण ताई आता है और माफी मांगता है, फिर वीनस को पंच मारता है, उसे उसकी डेयर के लिए बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद वीनस एक स्टोरेज यूनिट में जागती है, जहां कुछ लाइटें मुखबिरों को टांके लगते हैं, वाक्यांश और एक कंप्यूटर स्क्रीन को प्रकट करती हैं। रोबोटिक आवाज समझाती है कि अब वीनस उनके कैदी हैं नियम तोड़ने के लिए। वे उसकी जिंदगी और उसके परिवार को कंट्रोल करते हैं, जिसे वे स्क्रीन पर ढेर सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाकर साबित करते हैं। अब गेम छोड़ने का उसके पास एकमात्र तरीका अंतिम राउंड जीतना है, जिसके लिए उसे स्टेटन आइलैंड फेरी लेनी होगी।
फिर वह यूनिट का दरवाजा लात मारकर छोड़ती है, छुप जाती है जब उसे कोई पास में देखता है। अचानक इयान उसके सामने प्रकट होता है और अंततः सब कुछ समझाता है। इयान और टाई ने पिछले साल सिएटल में नर्व खेला था और उनके एक दोस्त की मौत हो गई थी जब उन्होंने क्रेन पर चढ़ने की कोशिश की थी। वे तुरंत पुलिस के पास गए, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, इसे एक दुर्घटना कहकर टाल दिया। नियम तोड़ने के लिए नर्व ने उन्हें सजा दी और उनके परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्होंने इयान के पिताजी की नौकरी के साथ छेड़छाड़ की, उसकी बहन की तस्वीरें ऑनलाइन लीक कर दी और उनकी पहचान चुरा ली। वॉचर और प्लेयर के बाद एक छिपा हुआ लेवल है जिसे प्रिजनर कहते हैं, और टाई और इयान दोनों इसमें फंसे हुए हैं। खेल से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका फाइनल जीतना है और अब वीनस भी उसी स्थिति में है। फिर इयान बताते हैं कि उन्होंने वॉचर्स के साथ एक सौदा किया है और उन्होंने टाई को तीसरे स्थान पर धकेलने के लिए जानबूझकर उन्हें कठिन चुनौती दी है। इस तरह इयान और वीनस फाइनल में जा सकते हैं और इयान उन्हें जीतने दे सकते हैं। वीनस को यह विचार पसंद नहीं है, लेकिन वह इयान को उसकी हिम्मत पर जाने देती है, जबकि वह टॉमी को मदद के लिए बुलाती है। वह वर्तमान में सिडनी के साथ है, जिसने सच्चाई सुनी है और मिलने के लिए सहमत हो गई है। लड़कियां मिलते समय गले लगती हैं और माफी मांगती हैं, फिर स्थिति पर चर्चा करती हैं। वीनस फिनाले में जाना चाहती है, लेकिन वह खेल को भी नष्ट करना चाहती है, इसलिए वह टॉमी से नर्वी का कोड बदलने और सभी दर्शकों की पहचान उजागर करने के लिए कहती है। वह योजना के हिस्से के रूप में सिडनी को एक गुप्त मिशन पर भेजती है। इस बीच इयान वही चुनौती दोहरा रहा है जिसने उन्हें पिछली बार हार दिलाई थी। वह एक बहुत ऊंची इमारत की छत पर जाता है और केवल एक हाथ से 5 सेकंड के लिए क्रेन से लटकता है, जबकि एक ड्रोन उसे रिकॉर्ड करता है। वह डरा हुआ है, लेकिन वह इसे करने में कामयाब हो जाता है, यहाँ तक कि अंत में कैमरे को उंगली भी दिखाता है। अब वह फाइनल में है। सिडनी अपनी योजना का हिस्सा पूरा करने के बाद टॉमी के साथ उसके हैकर दोस्तों से मिलने जाती है, जो पहले से ही NIRV के ओपन सोर्स कोड को हैक करने पर काम कर रहे हैं। उसी समय नैन्सी को अंततः गेम मिल जाता है और वह टॉमी को बुलाती है, जो उसे हैकर के डेन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है ताकि एक स्पष्टीकरण दिया जा सके। वीनस नौका लेती है और कोई उसके लिए एक कागज का थैला गिरा देता है। इयान ट्रेन में नकाबपोश दर्शकों को पाता है जो उसे अगले गंतव्य की ओर ले जाते हैं। आखिरकार वीनस एक स्टेडियम में पहुंचती है और गार्ड टिकट मांगता है, तो वह बैग से बंदूक निकालती है। जब हजारों लोग अंतिम साहसिक कार्य को देखने के लिए लॉग इन करते हैं, तो वीनस अंदर जाती है और मुखौटे पहने हुए कई अनाम दर्शकों को देखती है। इयान भी जल्द ही आता है और उनका अंतिम डेयर एक दूसरे को गोली मारना है। जो भी पहले गोली मारेगा वही खेल जीतेगा और उनके पास केवल 20 सेकंड है, इसलिए हैकर्स को जल्दी करना होगा। इयान वीनस से गोली चलाने के लिए कहता है और वह जमीन पर गोली चलाती है, इसलिए कोई नहीं जीतता। सभी उन्हें गालियां देते हैं और वीनस जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक दर्शक उसे रोकने के लिए हवा में गोली चलाता है। वॉचर अपना नकाब हटाता है और टाई होने का खुलासा करता है, जो इयान को गोली मारने के लिए स्वेच्छा से तैयार है। भीड़ के जयकारे के बीच वीनस उन्हें रोकने के लिए दौड़ती है और वॉचर्स को नकाब और स्क्रीन नामों के पीछे छिपने के लिए कायर कहती है, जो केवल समूहों में ही बहादुरी पाते हैं। हाई ने उसके शब्दों को खारिज कर दिया, इसलिए वीनस ने उसे गोली मारने की डेयर दी। जैसे ही टाई भीड़ की मंजूरी मांगता है, एक पोल उनके फोन पर आता है और सभी टाई के वीनस को गोली मारने के पक्ष में वोट करते हैं, तो वह ठीक ऐसा ही करता है। इयान चिल्लाता है और वाइना के गिरते हुए शरीर को पकड़ लेता है। उसी क्षण हैकर्स अंततः अपना काम पूरा कर लेते हैं और सभी के असली नाम उनके फोन पर एक संदेश के साथ दिखाई देते हैं, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उनका साथी हत्या करने वाला है। डरे हुए देश भर के लोग साइन आउट करना शुरू कर देते हैं और स्टेडियम छोड़ देते हैं, जिससे नर्वी के लिए कोई सर्वर चालू नहीं रहता। गुस्से में इयान टाई को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वीनस जाग जाती है और उसे रोक देती है। ये पता चलता है कि टाई को कॉल करना सिडनी के प्लान का हिस्सा था। शुरुआत से ही उसकी गन में खाली कारतूस थे और वीनस का खून नकली था। अब टाई और इयान आखिरकार सुलह कर सकते हैं। 10 में सभी जश्न मनाते हैं और हैकर्स नैन्सी के पैसे भी वापस ले आते हैं। स्टेडियम छोड़ने के बाद इयान मानता है कि उसका असली नाम सैम है और दोनों चूमते हैं। कुछ समय बाद वीनस खुशी से कैलार्ड्स में पढ़ रही है और इयान को डेट कर रही है, जबकि टॉमी और सिडनी के साथ एक स्वस्थ दोस्ती बनाए रख रही है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।